हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो मैंने इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। आज से मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा। इनकम टैक्स जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एट प्रेजेंट वो बीकॉम में हैं या फिर वो एमकॉम में भी हैं, क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग कराऊंगी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बीकॉम और एमकॉम दोनों ही क्लासेस में हैं। तो जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनके लिए है क्लासेस। और इस क्लास में मैं आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, इनकम टैक्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। देखिए बेटा, इनकम टैक्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इनकम टैक्स को हम हिंदी में कहते हैं आयकर। क्या कहते हैं हम हिंदी में उसे? हिंदी में हम उसे कहते हैं आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसे हम हिंदी में कहते हैं आयकर। आयकर का मतलब क्या हुआ बेटा? आयकर से मतलब होता है आय पर लगने वाला कर। आय पर लगने वाला कर, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं आयकर। यानी कि इनकम पे जो कर, जो टैक्स चार्ज किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद एक पॉइंट क्या है बेटा, ये जो इनकम टैक्स होता है इसे लगाता कौन है? इसे कौन चार्ज करता है? इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें एक आता है वित्त मंत्रालय, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट को शॉर्ट में कहते हैं सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है? टैक्स चार्ज करता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। लगाया किसके द्वारा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक मिनिस्ट्री होती है जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय। क्या कहते हैं इसको हिंदी में बेटा? वित्त मंत्रालय कहते हैं। इसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये जो डिपार्टमेंट होता है ये डिपार्टमेंट टैक्स लगाता है और कलेक्ट करता है। क्या इतनी बात आप सभी समझ पा रहे हैं? इनकम टैक्स में ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दी है। अब बात ये आती है बेटा कि जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स की कुछ विशेषताएं भी हैं, यानी कि कुछ इसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो बताती हैं इनकम टैक्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स की जो विशेषताएं हैं वही इसकी मीनिंग को बताते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आगे आपको आसानी रहेगी। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसमें पहला पॉइंट होता है बेटा आपका कि इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। देखो बेटा, जो टैक्स होता है, जो कर होता है, टैक्स दो तरह के होते हैं। टैक्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो जो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट जिस व्यक्ति पे यह लगता है वही व्यक्ति इसे देने के लिए उत्तरदायी होता है।
यानी कि जिस व्यक्ति पे ये टैक्स लगता है वही इसको पे करता है। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है वही इसे पे करता है, और वो इस कर के भार को किसी और पे नहीं डाल सकता, यानी कि वो किसी और से इस कर को वसूल नहीं कर सकता। ठीक हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं इनकम टैक्स, जो आप पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, इंसान ने जो इनकम कमाई, कोई भी व्यक्ति है उसने कोई भी इनकम जो वो कमा रहा है, जहाँ से भी उसकी अर्निंग हो रही है, तो उस पर अपनी कमाई हुई इनकम पे वो जो टैक्स देता है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। वो अर्निंग कहीं से भी हो सकती है, ये पॉइंट्स भी आगे क्लियर करेंगे कि इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स, धन कर जिसे कहते हैं, ये भी किस में आता है? ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स का जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा से मतलब, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पे लगता है वही व्यक्ति उसे देने के लिए उत्तरदायी होता है। वो इस कर के भार को, इस टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, वो इसको किसी और पे नहीं डाल सकता, किसी और से वो इस पैसे को वसूल नहीं कर सकता, उसे अपनी ही जेब से देना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से लिया जा रहा है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सभी जानते हैं आज के टाइम पे, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी। तो जीएसटी एक इस तरह का टैक्स है जो क्या करते हैं, लगाया तो उस पे जाता है जो इसे क्या कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, जो माल को बना रहा है। लेकिन वो पैसे किससे वसूल करता है? वो पैसे वसूल करता है कस्टमर से, यानी कि हमसे वो पैसे वसूल करता है। जो कंज्यूमर होते हैं वो उनसे वो पैसे वसूल करता है। सपोज करिए उसने 1 लाख का माल बना दिया, 1 लाख का माल जो उसने प्रोडक्शन किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, उस पर सपोज करिए कि 20,000 का क्या लगता है, जीएसटी लगता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, 20,000 का जीएसटी लगता है। तो वो क्या करेगा, वो जो माल 1 लाख का था, अब वो उसी माल को 1,20,000 का बना देगा। 1,20,000 का बना के तब वो हमको क्या करेगा, सेल करेगा, क्योंकि वो अपनी जेब से तो देगा नहीं। वो क्या करेगा, वो इस कर के भार को दूसरे पे, यानी कि कंज्यूमर पर आरोपित कर देता है, यानी कि कंज्यूमर की जेब से वो पैसा जाता है। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये बात आपको समझ में आ गई। तो जिसमें मैंने पहला पॉइंट आपको क्या समझाया है कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि व्यक्ति इसे किसी और से वसूल नहीं कर सकता, किसी और पे नहीं डाल सकता इस कर के भार को, उसे खुद ही इसको पेमेंट करना होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या है कि ये किसी व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है। इट इज लेविड ऑन इनकम। ये बेटा इनकम पर लगाया जाता है, इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है ये, तो तभी तो ये इनकम टैक्स हुआ ना, क्योंकि ये इनकम पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, ये प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देय होता है। पेबल बाय एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देय है, इससे कोई नहीं बच सकता। जो भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को इनकम टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। ठीक है, उन्हें पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्या होता है, ये किस पर लगाया जाता है? इनकम अर्नड ऑन प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, इसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा गत वर्ष। तो ये गत वर्ष की आय पर लगने वाला कर होता है। ठीक हो गई बात? पिछले साल, पिछले साल मतलब गत वर्ष। बेटा इसमें क्या है, एक बात, एक टर्मिनोलॉजी में आपको समझाती हूँ। हम यहाँ पर इनकम टैक्स में 2 तरह की ईयर पढ़ते हैं। इनकम टैक्स में 2 तरह के ईयर हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक हमारा होता है
प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम पर टैक्स लगता है। ध्यान से समझना, जिस साल की इनकम पर टैक्स लगता है, कर लगता है, यानी कि जिस साल की इनकम पर टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं उसे? प्रीवियस ईयर। एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, इसे तो प्रीवियस ईयर को तो हिंदी में हम गत वर्ष कहते हैं, और असेसमेंट ईयर को हम हिंदी में कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष। ठीक हो गई बात? असेसमेंट ईयर। बेटा असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, यानी कि जिस साल इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वसूला जाता है। ठीक हो गई बात? या फिर चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ये दो टर्म क्लियर हुई। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर गत वर्ष, जिस साल आपने जितनी इनकम कमाई है, यानी कि जिस साल की आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगता है। जिस साल की इनकम पर टैक्स लगता है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है या वसूल किया जाता है तो उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? असेसमेंट ईयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। उसके बाद में एक और इसमें क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। क्या होती है बेटा? इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो जो एक्रूड इनकम होती है, एक्रूड या फिर पेबल इनकम पर क्या रहता है, मतलब इनकम जो इसमें शामिल की जाएगी, अगर कोई इनकम इस तरह की है कि जो आपको मिल गई, ठीक है, एक तो वो है जो आपको मिल गई तो उस पर लगना ही लगना है इनकम टैक्स। एक वो इनकम होती है जो अभी तक वहां से ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, तो उस पर भी टैक्स देने के लिए आप उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कोई एम्प्लॉय है जिसे पिछले महीना मार्च का महीना था सपोज करो, और मार्च के महीने में की जो उसकी सैलरी थी उसे वो सैलरी अभी तक मिली नहीं है लेकिन ड्यू हो गई, यानी कि ये माना गया कि सैलरी जो है वो मिल चुकी, ये मान लिया जाता है कि मिलेगी तो है ही, क्योंकि वो आज नहीं मिली तो वो कल मिलेगी, तो उसे क्या मान लिया जाता है कि वो एक्रू हो गई, यानी कि वो भी एक्रू है, वो अभी ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो उस पर भी क्या होता है? टैक्स चार्ज किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद बेटा एक चीज ये होती है इसमें, बाकी जो बातें हैं वो तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, इसमें कुछ आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। हिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके जो यूजी लेवल है उसके हिसाब से वही बता रही हूँ जो मेन पॉइंट है। जैसे हिस्ट्री में बताऊँ तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स चार्ज किया गया था 1860 में, 1860 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन 1860 में सबसे पहले जेम्स विल्सन के द्वारा इनकम टैक्स चार्ज किया गया था। ठीक हो गई बात? सबसे पहले भारत में जो टैक्स चार्ज किया गया था वो किसने किया था? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था, 1860 में किया गया था। ठीक, अब हमारे यहाँ पर जो टैक्स अप्लाई होता है वो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारे यहाँ जो टैक्स अप्लाई होता है एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो प्रभावी कब हुआ था, यानी कि जो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? वो इम्प्लीमेंट हुआ था बेटा 1962 में। कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1962 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इतनी बात आप सभी समझ गए हैं? आपके लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है कि सबसे पहले इनकम टैक्स कब चार्ज किया गया था और किसके द्वारा चार्ज किया गया था। इंडिया में, यहाँ पे लिख लो इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में इनकम टैक्स चार्ज किया गया था।
और ये इनकम टैक्स एक्ट बाद में इसमें क्योंकि संशोधन होते चले गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते चले गए, क्योंकि उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में हम लोगों ने अपने आयकर अधिनियम अपने बनाए, अपने एक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, उनमें भी बाद में चेंजेस हुए हैं। तो फाइनली हमारा जो बना था वो बना था इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1962 में। ये बात आप सभी समझ रहे हैं मेरी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जो किसी व्यक्ति पर या किसी कंपनी पर जो इनकम लगाई जाती है, जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, वो कितने हेड में होगा। अगर हम बात करें पर्सन के ऊपर, अगर हम बेटा पर्सन की बात करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति की बात करते हैं। पर्सन जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्सन की, इंडिविजुअल की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति है तो उसकी इनकम बेटा कहाँ कहाँ से हो सकती है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं उसके। सोर्सेज ऑफ इनकम, सबसे पहला होता है कि उसे सैलरी से इनकम हो सकती है ना। दूसरा क्या होता है कि उसे कहीं से रेंट मिल सकता है, यानी कि उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी थी उसके पास और उसने अपनी उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम हो रही है। हो सकता है कि उसको कैपिटल गेन से इनकम हो रही हो सकता है कि वो बिजनेस या उसका कोई प्रोफेशन हो जिससे वो इनकम कमा रहा हो, बिजनेस या फिर प्रोफेशन। और हो सकता है कि उसे अदर सोर्सेज से इनकम हो रही हो। बात समझ में आई। यहाँ पर एक व्यक्ति जो इनकम कमाता है उसके मेन 5 स्रोत हैं, यानी कि 5 जगह से उसे इनकम हो सकती है भाई। या तो उसे सैलरी मिल रही हो, सैलरी में यहाँ पर पेंशन वगैरह, एन्युटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सब आप सैलरी वाले हेड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैलरी से इनकम हो सकती है। उसने कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, वहां से वो इनकम कमा रहा है। एक होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है, आपकी कोई संपत्ति थी, आपने उस संपत्ति, मान लीजिए कोई मकान संपत्ति ही है, आपने उस मकान संपत्ति को बेच दिया, तो उसे बेचने पे आपको जो पैसा हाथ में आ रहा है, जो आपको गेन हो रहा है, सपोज करो कि जिस वक्त आपने उसे खरीदा था उस वक्त उसकी कीमत केवल 10 लाख रुपए थी, लेकिन आज जब आपने उसको बेचा तो वो 25 लाख में बेचा, तो आपको नेट गेन कितने का हुआ। गेन मतलब होता है लाभ कितने का हुआ, नेट आपको 15 लाख का लाभ हो गया। तो ये जो 15 लाख है आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाले आपसे क्या लेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। उसी तरह से आपका कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है। प्रोफेशन से मतलब हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकता है कि आप सीए हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इनकम कमा रहे हो सकता है आप एडवोकेट हो, तो आपकी तो वही इनकम है ना जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से ही तो आप इनकम कमा रहे हैं अपनी। तो उस पर जो टैक्स लगता है वो आपसे ले सकती है सरकार। उसके बाद में अदर सोर्सेज से, जो इन 4 हेड में नहीं आते वो इस लास्ट वाले में आते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, इनकम टैक्स, ध्यान से समाना, यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट हो रही है। इनकम टैक्स चार्ज्ड अंडर 5 हेड्स। इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो 5 हेड में चार्ज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट हेड का नाम है बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड का नाम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और का मतलब बेटा ओ आर और है यहाँ पर, या जिसे हम कहते हैं बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट है इसमें कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। और नेक्स्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
तो बेटा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसी भी व्यक्ति की जो इनकम पे टैक्स लगाता है तो वो इन 5 हेड के बेसिस पे लगाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं पे नौकरी करता है, उसे सैलरी मिलती है, या फिर कोई रिटायर्ड व्यक्ति है जिसे पेंशन मिलती है, तो उसके लिए जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इस वाले हेड में कैलकुलेट होगा, जिसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 2-3 हाउस प्रॉपर्टी है, उस एक हाउस प्रॉपर्टी में वो खुद के रहता है, बाकी 2 हाउस प्रॉपर्टी उसने किराए पर दे रखी है, उस कंडीशन में जो उन हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने से इनकम होती है तो वो इस वाले हेड में टैक्सेबल होगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस चलाता है अपना, उससे उसे इनकम होती है तो वो इस वाले हेड में टैक्सेबल होगी। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसका अपना प्रोफेशन भी है, एडवोकेट है, अभी बताया था कि कोई डॉक्टर है, तो उसकी इनकम भी यहीं पे टैक्सेबल होगी। उसी तरह से कोई अपनी कोई एसेट बेचता है, कोई संपत्ति अपनी बेचता है, तो वो भी टैक्सेबल इसी वाले हेड में होगी। उसी तरह से अगर लॉटरी जीतता है, हॉर्स रेस में अगर उसकी जीत होती है, या फिर यानी कि जो चारों हेड में इनकम नहीं आती वो इस वाले हेड में इनकम आएगी, तो वो बाकी सारी इनकम जो होती है वो इस वाले हेड में क्या होती हैं, टैक्सेबल हो जाती हैं। इतनी बात आप सभी, हो सकता है शायद आप सभी समझ गए हों। तो सबसे पहले हम आज जो स्टार्ट करेंगे बेटा, एक बात पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला आपके में बुक में एक चैप्टर दे रखा होगा एग्रीकल्चर इनकम वाला। एग्रीकल्चर इनकम एक चैप्टर आपके में ये वाला होगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि आय। कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है बेटा। ये जो कृषि आय वाला चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी। फिलहाल आप इतनी बात समझ लीजिए कि जो कृषि आय होती है, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, उस पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो एग्रीकल्चर इनकम पे चाहे तो वो टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन अभी तक में ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाई जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी स्टेट के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है। अभी तक यही रूल बना हुआ है, सब यही फॉलो करते हैं, ठीक हो गई बात। लेकिन राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होता है कि वो कृषि आय पर कर लगा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक हो गई बात। तो ये जो कृषि आय वाला टॉपिक है ये मैं आपको कराऊंगी सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन बात थी वो मैंने आपको करा दी, ठीक। इसमें 2-3 पॉइंट्स और मेन हैं, तो वो मैं आपको साथ में करा दूंगी, या फिर पहले आपको एक हेड कंप्लीट करके उसके बाद करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड बेटा, ये जो फर्स्ट हेड है हमारा इनकम टैक्स का, इसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, यानी कि वेतन शीर्षक से आय। वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। सैलरी हेड की जो इनकम होती है बेटा, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जैसे आपको कहीं से वेजेस मिलता है, वेजेस, मजदूरी जिसे हम कहते हैं मजदूरी। मजदूरी और सैलरी दोनों में अंतर होता है, आप सभी को पता होगा। इसी तरह से जो सैलरी होती है, सैलरी को भी इसी हेड में शामिल किया गया है। इसी तरह से एनविटी होती है, एनविटी का मतलब जो वार्षिकी आय होती है, ठीक है। उसी तरह से पेंशन होती है। जितने भी आपके अलाउंसेस होते हैं, जितने भी आपके परक्यूसाइड्स होते हैं, अनुलाभ जिन्हें हम कहते हैं परक्यूसाइड्स, ये सभी टर्म मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अलाउंसेस होते हैं, परक्यूसाइड्स होते हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी, जैसे कमीशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती हैं, इसी में सैलरी हेड में ही काउंट होती हैं। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आई। अब सैलरी हेड के बाद, सैलरी हेड में मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सैलरी हेड में काउंट करते हैं। अब उसके बाद में आपको ये मालूम होना ज़रूरी होता है कि जो बेटा सैलरी हेड होता है
उसमें कुछ चीज़ें और मेन होती हैं, कुछ चीज़ें मेन होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे इसमें आपको परक्यूसाइट मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैं अभी यहीं पे रोक देती हूँ। क्यों रोक रही हूँ? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें हो सकता है उन्होंने सेल्फ स्टडी भी ना की हो, उन्हें ये ना पता हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस, बेटा एक चीज़ जो रहती है हमारी, पहले मैं वो करा देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये स्टार्ट कराऊंगी। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि सैलरी हेड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं सैलरी में। मेन चीज़ें तो यही हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जब हम पढ़ते चलेंगे चैप्टर को तब आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेन चीज़ें आप यही ध्यान रखिए कि जो मजदूरी होती है, सैलरी वेतन जो होता है, जो एनुइटी वार्षिकी होती है, जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, भत्ते जो हमें मिलते हैं, जो अनुलाभ परक्यूसाइट हमें मिलते हैं, पेंशन हमें मिलती है, ये सभी हमारी किस में इंक्लूड होती हैं? हमारी इंक्लूड होती है बेटा सैलरी हेड में, ठीक। तो अब हम एक सवाल ये भी आता है बेटा कि जो इनकम टैक्स वाले हैं वो जब टैक्स चार्ज करते हैं तो वो किस बेस पे टैक्स चार्ज करते हैं? जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो किस आधार पे चार्ज करते हैं, किस बेस पे वो टैक्स को चार्ज करते हैं? बेटा टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किया जाता है किसी भी व्यक्ति की या कंपनी की जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है उसके आधार पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। जो टैक्स चार्ज करते हैं वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस्ड होता है, यानी कि निवास स्थान या निवास स्थिति भी आप इसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या निवासी स्थिति है, यानी कि उसकी नागरिकता के आधार पर नहीं होता, सिटीजनशिप के आधार पर नहीं होता। एक वर्ड होता है नागरिकता, नागरिकता अलग चीज होती है बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया, जो टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट वो किसके आधार पर करती है? रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर करती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, पर्सन के बारे में, सॉरी। तो पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी कि व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एक व्यक्ति की जो हो सकता है वो उसकी तीन कैटेगरी हो सकती है। तीन कैटेगरी से मतलब एक व्यक्ति निवासीय स्थिति के आधार पर व्यक्ति को तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला, या तो वो व्यक्ति क्या होगा? साधारण निवासी होगा, साधारण निवासी, या फिर वो असाधारण निवासी होगा। क्या होगा? असाधारण निवासी, या फिर वो अनिवासी होगा। क्या होगा बेटा? अनिवासी। साधारण निवासी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। साधारण निवासी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। असाधारण निवासी को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। अनिवासी को नॉन रेजिडेंट कहते हैं, नॉन रेजिडेंट, ठीक हो गई बात। एक व्यक्ति को निवासीय स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? निवासीय स्थिति के आधार पर। साधारण निवासी होगा या असाधारण निवासी होगा या अनिवासी होगा, यानी कि एक व्यक्ति या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। यही तीन कैटेगरी बन सकती हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है बेटा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बनता है, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो डिसाइड किया जाता है कि वो निवासी स्थिति उसकी क्या है, यानी कि वो असाधारण निवासी है या फिर वो साधारण निवासी है या फिर वो अनिवासी है, तो ये बात कैसे पता चलती है ये भी तो जानना चाहेंगे ना आप। तो इसमें बेटा क्या होता है कि सरकार ने या एक क्राइटेरिया अपना रखा है। क्या क्राइटेरिया अपना रखा है? उसने बेटा ये क्राइटेरिया अपना रखा है कि वो ये कहते हैं कि हमने ना कुछ कंडीशंस तय की हुई है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है? कुछ कंडीशंस तय की हुई है।
कुछ शर्तें हैं हमारी, जिन शर्तों को जो व्यक्ति जिन शर्तों पे खरा उतरता है उसके हिसाब से ही हम पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति निवासी है, उस देश का निवासी है या अनिवासी है या फिर असाधारण निवासी है। ठीक है, तो कंडीशंस जो है बेटा वो दो तरह की कंडीशंस है, दो तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इन्हें हम कहते हैं बेसिक कंडीशंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशंस कहते हैं, बेसिक कंडीशंस। और एक होती है हमारी एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस को दो पार्ट में बांटा गया है। दो तरह की कंडीशन है गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाई गई हैं, उसमें एक होता है बेसिक कंडीशन जिसे हम आधार शर्तें कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार शर्तें। और दूसरा होता है एडिशनल जिसे हम अतिरिक्त शर्तें कहते हैं, अतिरिक्त शर्तें। क्या कहते हैं बेटा, अतिरिक्त शर्तें। तो मैंने क्या बताया कि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट अपनाती है उसमें वो क्या बात कहती है आपसे, उसमें वो ये कहती है कि बेसिक कंडीशंस होती हैं और एडिशनल कंडीशंस होती हैं। इसमें भी कितनी शर्तें हैं, दो हैं। इसमें भी कितनी कंडीशंस होती हैं, दो होती हैं। और इसमें भी कितनी कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। ठीक हो गई बात। आपको क्या बताया मैंने, इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें भी दो कंडीशन है। ये बेसिक कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन जो दी गई है वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दी गई है बेटा, ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दी गई है। ठीक है, और जो एडिशनल कंडीशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दी गई है। अब हम बात करते हैं बेसिक कंडीशन के बारे में। तो बेसिक कंडीशन ध्यान से सुनो, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा, कब कहेंगे, ये हम बात कर रहे हैं पर्सन के बारे में। मैं बार बार आपको बात ध्यान दिला रही हूँ कि बेटा हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि तीन कंडीशन हो सकती है। एक व्यक्ति की जो निवासी स्थिति है उसे तीन भागों में बांटा गया है, या तो वो व्यक्ति साधारण निवासी होगा, या वो असाधारण निवासी होगा, या फिर वो अनिवासी होगा। अगर कोई व्यक्ति साधारण निवासी है तो उसे साधारण निवासी कब कहा जाएगा, उसे साधारण निवासी तब कहा जाएगा जब वो fulfill one condition out of two basic conditions and both additional conditions। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ। मैंने क्या कहा आपसे कि जो साधारण निवासी होता है व्यक्ति, उसे साधारण निवासी कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब वो इन दो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और इन दो अतिरिक्त शर्तों में से दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर लेता है, तो वो साधारण निवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है साधारण निवासी। क्या कहा जाएगा, साधारण निवासी कहा जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति आधार शर्तों में से, दो आधार शर्तों में से एक आधार शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, साधारण निवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साधारण निवासी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में, यानी कि जो असाधारण निवासी होता है, असाधारण निवासी जो होता है वो कब कहा जाएगा बेटा, वो तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशंस जो होती हैं, बेसिक कंडीशंस
बेसिक कंडीशंस में से कोई एक तो पूरी कर लेता है, लेकिन जो एडिशनल कंडीशंस होती हैं वो दोनों पूरी नहीं कर पाता। यानी कि वो दोनों पूरी नहीं कर पाता है, केवल उनमें से कोई एक पूरी कर पाता है। ठीक है, या तो वो एक पूरी करेगा या फिर एक भी पूरी नहीं करता, तो उसे कहा जाता है कि वो क्या है, हमारे यहाँ पर असाधारण निवासी है। क्या है वो? असाधारण निवासी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन तो पूरी कर लेता है, लेकिन जो अतिरिक्त शर्तें हैं, जो एडिशनल कंडीशंस हैं, वो दोनों पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर उनमें से कोई एक पूरी करता है, तो उसे असाधारण निवासी कहा जाता है। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरे पे क्या बात है? तीसरे पे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट, यानी कि जो अनिवासी होता है, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट की बात करें तो नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो बेसिक कंडीशंस में से एक भी पूरी नहीं करता, यानी कि वो ना तो बेसिक कंडीशन पूरी करता है और ना ही वो एडिशनल कंडीशन को पूरी करता है। ना तो वो बेसिक कंडीशन पूरी करता है और ना ही वो एडिशनल कंडीशन पूरी करता है, तो वो किस में आता है बेटा? वो से अनिवासी कहा जाता है, कि वो क्या है, हमारे देश में अनिवासी है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं आपको कल बताऊंगी। मुझे ये भी बताना है आपको भी कि जो बेसिक कंडीशंस हैं वो दो बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं, और आपको ये भी बताना है कि वो दो एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं। ठीक है, तो आज आप केवल इतना रखिए, ध्यान एक बार रिवाइज करा दो कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको इनकम टैक्स का थोड़ा बेस बताया है, उसकी हिस्ट्री थोड़ी बताई है, और थोड़ा उसके बारे में आगे मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया है। ये बताया है कि जो इनकम कैलकुलेट होती है, जो सीबीडीटी इनकम टैक्स चार्ज करता है, वो किन किन हेड से मिली हुई इनकम पर टैक्स चार्ज करता है, यानी कि उसने इनकम को कितने हेड में डिवाइड किया हुआ है, कितने हेड में उस इनकम को बांटा हुआ है। ठीक है, तो आज आप इतना ही रखिए। जो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया, थोड़ा सा उसे ध्यान रखिएगा, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार अपने आप स्टडी कीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कल, तो आप सभी से कल मुलाकात होती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप सभी को समझ में आया, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी रहे हों जिन्हें थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर ना हो रहे हों, कुछ टर्म क्लियर ना हो रहे हों, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अभी आप थोड़ा मेरे आगे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आप सबको जो भी डाउट्स आपके हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, गुड बाय।